हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दोनों केसेस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चारों में ही सेम ट्रीटमेंट है, तो इसलिए प्लीज़ आराम से सुन लेना, क्योंकि मैं बाकी चैप्टर्स में शायद इतने डिटेल में ना कराऊँ। तो अभी जो मैं चेंज इन रेशियो में बता रहा हूँ, सेम ट्रीटमेंट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड होता क्या है? ये फंड एक्चुअल में इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जैसे मान लो किसी वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जाए फर्म में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, तो फर्म को ही यूजुअली उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। तो हो सकता है कि फंड्स एकदम से अगर आपके पास नहीं है, तो फर्म के पास कैश की कमी है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्म क्या करती है, इस चीज़ के लिए पहले से ही एक फंड बना लेती है। तो अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो उसको जो भी कॉम्पनसेट करना है, या कुछ भी होता है, इवन डेथ भी हो जाती है अगर किसी वर्कर की, तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से दी जाती है। लेकिन रूल ये है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है फर्म में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन रेशियो, तो उस केस में अगर कोई क्लेम नहीं है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में। तो लेकिन अगर मान लो क्लेम है, तो फिर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कि क्लेम कितना है, कि क्लेम उतना ही है जितना बैलेंस शीट में अमाउंट दी हुई है हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की, उससे कम है या उससे ज़्यादा है। और चौथा केस था कि जब क्लेम होता ही नहीं। तो आज हम ये चारों केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग क्लेम। क्लेम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एक फ्री रिजर्व हो जाता है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू से ए और बी दो ही पार्टनर्स हैं इसमें, तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल। पहले उनकी रेशियो 3:2 थी, अब से 1:1 हो गई है। तो रिजर्व जब भी डिवाइड होते हैं वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होते हैं, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 और इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। केस नंबर बी, देयर इज अ क्लेम of rupees 25,000 for workman compensation fund. There is a claim against workman compensation fund for rupees 25,000. अब क्लेम अगर 25,000 का है, बट फर्म में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना था, 40,000, तो फर्म क्या करेगी, 15,000 तो पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000। एक बात ध्यान रखना, चाहे जैसा मर्जी केस हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हमेशा फुल अमाउंट से डेबिट होगा। टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 25,000। अब जो बाकी के 15,000 बचे हैं वो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 15,000 को हम A और B में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मोर लेस सेम है, बस ये कि इसमें 25,000 क्लेम में चले गए, तो क्लेम और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी और जो बाकी का 15,000 है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा केस है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 40,000। अब बैलेंस शीट में भी 40,000 था और क्लेम भी 40,000 है, तो पार्टनर्स के लिए तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 40,000। क्या करेंगे हम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 40,000 और पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट केस है जब आपका क्लेम बैलेंस शीट वाली अमाउंट से ज्यादा है, सिर्फ बैलेंस शीट में जो अमाउंट थी वो दी हुई है, हमने 40,000 दी हुई है, एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 50,000। अगर 50,000 का क्लेम है लेकिन बैलेंस शीट में 40,000 थे, तो वो 10,000 कैसे आएंगे? ये कंसेप्ट वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी मैं ये खत्म कराना चाहता हूँ तो मैं वो केस बता रहा हूँ। तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डील करते हैं। कौन से अकाउंट के थ्रू? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अगर आपके पास फंड कम है लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और 10,000 उसमें से लेते हैं। तो फोर्थ केस अगर है कि देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपये का क्लेम है, बट हमारे पास तो 40,000 थे बैलेंस शीट में, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 50,000। हम क्या करेंगे, जो 50,000 का अमाउंट है फिर वो टोटल क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में डिवाइड ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम ऑन WCF 50,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की।
अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या चीज़ होती है, आपको मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है और से आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ की करी है। तो होता क्या है, आपको पता है शेयर्स और डिबेंचर्स की वैल्यू स्टॉक मार्केट में चेंज होती रहती है। तो मान लो जब पहले कभी डिक्रीज हुई थी तो अराउंड 10,000 के अराउंड डिक्रीज हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लिया सो डैट कि इस लॉस को हम बियर कर सकें कि अगर बाई चांस हमें सेल करना पड़ जाएगा तो हमें 90,000 ही मिलेंगे। तो हमने क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लिया। अब एक बात का ध्यान रखना कि ये बनता कैसे, क्यों बनता है। ये बिल्कुल सेम बेसिस पे बनता है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स कुछ इतने परसेंटेज का अमाउंट डाउटफुल हो सकता है तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना लेते हो। तो सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपने इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट गिरने वाली है या गिर सकती है, ये गिर के वापस सही जगह पे आ गई है, और तो आप क्या करते हो, पहले से ही एक उसके लिए फंड बना लेते हो। तो उसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो से मैंने एज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की है और IFF मैंने जो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वो 20,000 रुपीज़ का है। तो रूल सेम है कि अगर रीकॉन्स्टिट्यूशन होती है फर्म में तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे अगर कोई क्लेम नहीं है, बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू उतनी ही है जितना बैलेंस शीट में वैल्यू है। जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो अगर मान लो कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है और मार्केट प्राइस दोनों सेम है तो IFF एक फ्री रिजर्व बन जाता है, तो फिर वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो पहला केस है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर मान लो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू के बारे में बात नहीं करेगी तो आपको अजम्पशन ये लेनी है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 1 लाख की जो आपने खरीदी थी उसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपीज ही है। तो दैट मीन्स आपका जो IFF है वो 10,000 रुपीज का फ्री हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, आप 20,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दोगे क्योंकि एक तरह से ये फ्री रिजर्व है। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज 1 लाख। क्वेश्चन में मेंशन्ड है 1 लाख रुपए ही है। अब आप देखो बैलेंस शीट में भी 1 लाख की थी और मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि 1 लाख है। तो इसका मतलब अगेन IFF जो है वो एक फ्री रिजर्व है, तो वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, सेम एंट्री जैसे पहले वाले केस में था, 20,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। केस नंबर C, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 85,000। 85,000 मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट्स तो 1 लाख की खरीदी थी, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 15,000 से डिक्रीज हो गई है। बट आपने इसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन बनाया हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से, वो था 20,000 का। तो जो ये लॉस हुआ है 15,000 का, तो वो IFF से हम कवर हो जाएगा बड़े आराम से। उल्टा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 20,000 थे और हमारा लॉस 15,000 है, तो हमारे पास अभी भी 5,000 बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000, हमेशा फुल अमाउंट से ये डेबिट होगा टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 15,000 से डिक्रीज हुई थी, तो जो वो 5,000 रुपए का जो अभी भी बैलेंस है वो 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। जो रिमेनिंग 5,000 है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो IFF अकाउंट डेबिट जितने का IFF था टू इन्वेस्टमेंट्स, जितने से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई और बाकी पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। केस नंबर D, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज 80,000। 1 लाख से 80,000 हो गई, तो डिक्रीज 20,000 का है। बट ऑलरेडी IFF में हमने पहले से ही 20,000 का हमने प्रोविजन बनाया हुआ था, तो इसका मतलब हमारा एज कोई लॉस नहीं, क्योंकि वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो फिर क्या होगा उसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये दोनों का इन्वेस्टमेंट्स का डिक्रीज भी 20,000 है और IFF में भी 20 था, तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब हम इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स एक एसेट है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट हो जाता है वो अकाउंट, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स वो क्रेडिट हो रहा है। लास्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी लास्ट नहीं है, एक केस और है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज से 70,000, 10,000 से और एक्स्ट्रा गिर गई वैल्यू। अब क्योंकि 10,000 से और एक्स्ट्रा गिर गई है वैल्यू, तो आपको फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेनी पड़ेगी अमाउंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से 70 हो गई, दैट मीन्स 30,000 से डिक्रीज हो गई, लेकिन आपके पास IFF में सिर्फ 20,000 थे,
अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर 30 से डिक्रीज हुई है तो 2 इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आईएफएफ में डेबिट करने के लिए सिर्फ 20,000 था, तो हम जो 10,000 का अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डील करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, तो जो 10,000 में एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील कर लिया। और जो लास्ट केस है वो है एफ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹1,10,000। जरूरी थोड़ा कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज ही हो, इंक्रीज भी तो हो सकती है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आईएफएफ तो वैसे ही फ्री रिजर्व है, क्योंकि उस पर कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि कोई लॉस नहीं है हमारा। तो सबसे पहले काम करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ए और बी में पूरे 20,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एक फ्री रिजर्व है। और जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट्स तो एसेट है, तो एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डील करेंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000, जो 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। इसमें एक एंट्री और होती है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक अभी कराया नहीं है। तो बस अभी तक आप इतना ही ध्यान रखो कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिरती है, आईएफएफ से ज़्यादा जो है डिक्रीज है, तो अगेन रिवैल से होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तब भी उसको रिवैल के थ्रू ही डील करेंगे। ऐसे जब हमारा टॉपिक आज से खत्म हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, इसमें एक टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैं एडमिशन और रिटायरमेंट के बात कराऊंगा। तो अब हम संडे या मंडे से हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर देंगे।